Hello students, welcome back to the next lecture of determinants. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी हमारे पास एक इक्वेशंस का सिस्टम गिवन होगा और हमें डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से उनको सॉल्व करना है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, देन दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। यानी हमें a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 वगैरह ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स पता है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। अब वैसे तो ऐसी इक्वेशंस हो सकता है आपने जूनियर क्लास में पढ़ी भी हो, वहां पे हमने सॉल्व करना सीखा हो। हां, अगर ये नहीं सीखा तो दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आई थिंक आपने सीखी होगी कैसे सॉल्व करते थे। उसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि इस सिस्टम को हम सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो सवाल ये उठता है कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का यूज करके हम लोग कैसे इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं सिखाता हूं। देखो, अगर मुझे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वगैरह का यूज करना है तो मुझे सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखने के लिए भाई हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ मैट्रिसेस बनाते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाया सपोज A, जो कि x, y और z के कोफिशिएंट्स वाला है, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 एंड c3। ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया A। ठीक, फिर हम एक x मैट्रिक्स लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग लिखेंगे बेटा x y एंड z। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम ही है। ठीक, और हम लेंगे एक और कॉलम मैट्रिक्स B, जिसमें हम लोग लिखेंगे ये जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स लिखेंगे, दैट इज d1 d2 एंड d3। अब ये लिखने का फायदा क्या हुआ? अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, अब ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है ऐसे, उसको अगर मैं लिखना चाहूं मैट्रिसेस की फॉर्म में तो लिख सकता हूं। सोचो कैसे? सोचा किसी ने? मिला कोई जवाब? देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे A मैट्रिक्स को X मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और इज इक्वल टू B लिख दूं, A मैट्रिक्स को X से मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया मैंने? इक्वल टू B। तो ध्यान से देखो, ये जो पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा वो एक्चुअली यही वाला बन जाएगा। अगर ना यकीन हो रहा हो तो निकाल के देख लो भाई, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, और अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक नया मैट्रिक्स आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा। वो भी ये वाला भी कॉलम मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। जैसे आप करोगे, जब पहली रो को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरा, तीसरा तीसरा, तो यहां से हमारे पास ये तीनों रिलेशनशिप्स बन जाएंगे। यानी हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो ऐसे लिखा जाएगा। आई होप क्लियर है? अगर नहीं तसल्ली हुई है तो लिख के देख लो। अब सवाल होता है कि भाई इसको हम सॉल्व कैसे करें। देखो, हमने क्योंकि एक्स वाई जेड निकालना है, यानी ये जो मैट्रिक्स एक्स है इसको निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं? अब अगर इसको निकालना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से ए को हटाना पड़ेगा। अब ए मैट्रिक्स को हटाया कैसे जाए? देखो यार, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हमने ए मैट्रिक्स हटाना है तो मैं एक काम करूंगा, मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करूंगा। किससे? ए इनवर्स से, है ना। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था एक बार कि प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में बहुत फर्क डाल देते हैं। तो ध्यान से क्या करूंगा मैं? प्री मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए, जो कि क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली एक्स। यहां से हमारे पास एक्स इजीली निकल जाएगा। इज दैट ओके? बट
जैसा हमने पहले भी देखा था कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन भी किया था ना, कौन से मैट्रिक्स का करता है? जो कि नॉन सिंगुलर हो, यानी जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉन जीरो हो। तो इसका मतलब हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, यानी डिटरमिनेंट क्या हो? नॉन जीरो। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब दैट कैन बी नॉन जीरो और दैट कैन बी जीरो। हो सकता है नॉन जीरो हो जाए, हो सकता है जीरो हो जाए, तो हमें तो पता नहीं है। मान लो नॉन जीरो हो गया। अगर नॉन जीरो हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, हम इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। और जैसे ही मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और यहां से दिख रहा है ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स आ गया ए इनवर्स इंटू बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यानी यहां से मेरे बच्चों मुझे बिल्कुल सीधा पता लग गया कि मैं ए इनवर्स निकाल लूंगा, जो कि अपने को निकालना आता है, लास्ट लेक्चर में सीखा ही था, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? बी मैट्रिक्स से। इज दैट ओके? तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। एक्स ऑलरेडी हमें पता है, ये वाला मैट्रिक्स है। तो जैसे ही हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल करेंगे भाई, यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएगी। इज दैट ओके? और इस केस में जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेगी वो एक एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। इसलिए हम इस केस में कहेंगे कि भाई सॉल्यूशंस कैसे आ गए? यूनिक सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कैसे आए? यूनिक सॉल्यूशंस। एम आई क्लियर? अब आते हम दूसरे वाले पे कि अगर ये वाली चीज हो गई तो अब कैसे हैंडल करेंगे? अगर ये चीज आ गई तो हम ए इनवर्स तो कह सकते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? इस केस में निकालेंगे भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू। यानी इस केस में हम सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, वो तो अपने को निकालना आता है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके लिए अगेन दो पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला तो हो सकता है कि ये आ जाए हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स, या फिर हो सकता है कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला तो वो आ जाए हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। भाई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि नल मैट्रिक्स आए, हो सकता है कि नॉन नल मैट्रिक्स आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर ये आ गया नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, फिर तो बड़ी सीधी सी बात है, हम यहीं से अपना आंसर लिख देंगे कि भाई हमारा आंसर है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। हां, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो आ गया तो इस केस में हमारा आंसर आएगा इधर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और यहां भी आ सकता है नो सॉल्यूशन। यानी दोनों पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाए, हो सकता है इस केस में क्या आ जाए? नो सॉल्यूशंस आ जाए। इज दैट ओके? तो ये है मेथड जिससे हम लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का यूज करके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और ये जो मेथड है मेरे बच्चों, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। इसका क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम्स में आता है, ध्यान से। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो एक जल्दी से क्विक रीजन बता देता हूं मैं क्या करना है। हमने सबसे पहले हमने निकालना है, हमने लिखने हैं मैट्रिसेस, वहां से हमने लिखनी है ये वाली इक्वेशन, और अब हमने सबसे पहले चेक करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। दैट कैन बी नॉन जीरो, दैट कैन बी जीरो। इज दैट ओके? अगर नॉन जीरो है फिर तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही करेंगे, और वहां से यूनिक सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के लिए फिर से दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉन जीरो होगा या फिर जीरो होगा। अगर नॉन जीरो हुआ तो सीधा आंसर नो सॉल्यूशंस, और अगर जीरो हुआ तो ईदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। ऑफ कोर्स इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस कैसे आएगा ये मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई कैसे हमने चेक करना है।
इज दैट ओके? तो ये है पूरे का पूरा मैट्रिक्स मेथड। आई होप आपको ये मैट्रिक्स मेथड समझ आ गया होगा और अच्छे से आपने रट भी लिया होगा। ध्यान से मेथड पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन में लगा पाएंगे ना। तो अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं, देखते हैं हमें कितना समझ आया है। हाँ तो बच्चों, ये आया पहला क्वेश्चन कि हमें ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम अपना मेथड लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने कि भाई आप बनाओ मैट्रिसेस। कौन कौन से? एक बनाना है ए मैट्रिक्स, कौन सा? कोफिशिएंट्स वाला, a1 b1 c1 यानी कि 2 -3 5, a2 b2 c2, सॉरी a2 b2 हाँ c2, देन a3 देन b3 एंड c3। ये आ गया मैट्रिक्स ए। और हमने एक मैट्रिक्स बनाना है x, दैट इज ऑफ कोर्स कॉलम मैट्रिक्स x y z, और हमने बनाना है एक मैट्रिक्स b, दैट इज जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स है, दैट इज 7 -11 एंड ऑफ कोर्स -5। तो इस तरह से हमने ये तीनों मैट्रिसेस बना ली। अब यहां से ये जो सिस्टम है उसको हमने क्या लिख लिया भाई? ax इज इक्वल टू b। सबसे पहला स्टेप कि हमने इसको ये लिखना है। अब हमने क्या चेक करना था? डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो चलो हम जल्दी से निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ a हमको निकालना आता है। फर्स्ट रो से हम एक्सपैंड कर देते हैं। दिस इज 2 × जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने इसको एक्सपैंड करना शुरू किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया हमारे पास 2 × दिस इज -4 + 4, दैट इज नथिंग बट आई थिंक 0। भाई -4 और माइनस माइनस ये बन जाएगा +4, देन माइनस ये वाला एलिमेंट यानी -3 तो बन गया +3 × ये रो कॉलम छोड़ देते क्या बन गया? -6 + 4 दैट इज ऑफ कोर्स 10, एंड देन +5 × ये रो कॉलम छोड़ा तो क्या बन गया? 3 - 2 विच इज ऑफ कोर्स 1। तो यहां से दिख रहा है ये बना 30 + 5 ऑफ कोर्स 35, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया बेटा नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चों? दैट a इनवर्स एग्जिस्ट्स। इज दैट ओके? अब अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली हमारा मेथड कौन सा होगा? जो मैंने अभी भी बताया था कि हम a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? a इनवर्स की। तो चलो फिर जल्दी से a इनवर्स निकाल लेते हैं। अब a इनवर्स निकालने के लिए तो हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो क्या होता था? याद आया कि नहीं? भाई देखो रिवाइज करके आया करो ढंग से, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर लगाने का। किया ना रिवाइज? तो हमने a इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ a। तो हम एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट क्या होता था याद करो? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो चलिए हम a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला कैपिटल A11। इज दैट ओके? अब कैपिटल A11 जब हम निकालने गए भाई तो ये आ गया इज इक्वल टू ऑफ कोर्स -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 दैट इज 2, यही आएगा। और फिर उसके बाद आ जाएगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो भाई इसका जब हमने निकाला तो ये -1 की पावर ये, और ये रो और कॉलम छोड़ा तो ये क्या बन गया भाई? -4 + 4 दैट इज ऑफ कोर्स 0, यानी ये आ गया 0। ठीक है, फिर उसके बाद A12 यानी -1 की पावर 3। अब ऑफ कोर्स ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ना है, तो जैसे हमने छोड़ा तो देखिए जरा ध्यान से क्या बन गया भाई? ये रो ये कॉलम छोड़ा तो दिस इज -6 + 4 दैट इज ऑफ कोर्स 10, तो ये क्या आ गया? -10। देन A13, अब A13 आ गया -1 की पावर 4, है ना? अब यहां से ये रो ये कॉलम छोड़ा हमने तो क्या बना? 3 - 2 विच इज ऑफ कोर्स 1, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। देन इसके बाद हमारे पास आ गया भाई A21। अब A21 जब हमने निकाला तो भाई इस वाले का, तो यहां से हमने ये वाली रो ये कॉलम छोड़ दिया तो क्या बना? दिस इज 6 - 5, तो -1 की पावर 3 × 6 - 5 विच इज ऑफ कोर्स 1, तो ये आ गया -1। देन A22 यानी -1 की पावर 4। अब ऑफ कोर्स ये रो ये कॉलम छोड़ दिया हमने तो क्या बना? -4 - 5 दैट इज ऑफ कोर्स -9, तो ये आ गया -9। देन A23, तो A23 आ गया -1 की पावर 5 × अब भाई ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो ये क्या बना? 2 + 3 दैट इज ऑफ कोर्स 5, तो ये आ जाएगा -5। देन A31, अब A31 आ गया मेरे पास -1 की पावर 4 × अब भाई ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया तो क्या बना? 12 - 10 विच इज ऑफ कोर्स 2, तो ये आ जाएगा 2।
देन A32 विच इज -1 की पावर ऑफ कोर्स 5। अब यहां से ये वाली रो ये कॉलम छोड़ दिया हमने, तो क्या बना देखना जरा, -8 -15 दैट इज -8 -15 इज -23, यानी कि ये आ गया भाई 23। डन है, कर रहे हो ना साथ साथ। एंड देन लास्ट में आ गया A33 विच इज -1 की पावर 3 + 3 इज 6। अब ये रो ये कॉलम छोड़ दिया तो क्या बना 4 + 9 दैट इज ऑफ कोर्स 13, तो ये आ जाएगा 13। इसका मतलब यहां से हम लोगों को बड़ी सीधी सी बात है भाई, एडजॉइंट ऑफ ये वाला मैट्रिक्स हमें मिला, एडजॉइंट ऑफ ए टर्न्स आउट टू बी क्या आ गया, ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स हमने लिखे हैं यहां पे, क्या बना हमारे पास 0 -10 1 0 -10 एंड 1। देन यहां पे बन गया -1 -9 -5। देखते रहना भाई कोई गलती ना हो जाए। फिर 2 23 एंड ऑफ कोर्स 13, 2 23 एंड 13। तो यहां से हमें दिख रहा है भाई एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है हमारे पास, दैट इज पहली रो बन गया पहला कॉलम, दूसरी रो बन गया दूसरा कॉलम एंड तीसरी रो बन गया तीसरा कॉलम। तो ये आ गया एडजॉइंट। इज दैट ओके? अब जब एडजॉइंट आ गया है तो भाई ए इनवर्स आ गया है हमारे पास। ए इनवर्स क्या होता है जरा याद करो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। सॉरी यहां पे ये गलत लिखा गया था, यहां पे इट इज नॉन जीरो, ये मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया गलती से, सॉरी गलती हो गई यार। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया मेरे पास, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ऑफ कोर्स एडजॉइंट ऑफ ए विच इज नथिंग बट 0 -1 2 देन -10 -9 23 1 -5 एंड 13। तो इनवर्स आ चुका है, आपका काम काफी हद तक हो चुका है। अब हमने क्या निकालना है इसके बाद जरा ध्यान से देखो। अब हमने निकालना है ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, दैट इज ax = b। अब प्री मल्टीप्लाई वगैरह स्टेप्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। x आ गया a इनवर्स b के बराबर, इज दैट ओके? अब यहां से भाई तो हमने लिखा x मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब a इनवर्स है 1/35 इनटू ऑफ कोर्स अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, ये बन गया भाई 0 -1 2 -10 -9 23 देन 1 -5 एंड 13। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मैट्रिक्स बी से, और जो कि हमारे पास है 7 -11 एंड -5। इज दैट ओके? अब दोनों मैट्रिक्सेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। तो एक्स मैट्रिक्स को हमने पुट कर दिया भाई x y z और इज इक्वल टू, यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा डेफिनेटली। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलम मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, क्या आएगा देखो 1/35, इसको हमने मिस कर दिया, तो 1/35 एज इट इज। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें ये वाला पहला एलिमेंट आएगा, जब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करें देखना जरा जल्दी से क्या आएगा, दिस इनटू दिस, सो 0 + 11 -10 क्या आ गया 0 और +11 -10, तो बोलो क्या बन गया, आई थिंक 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दिस इज 0 + 11 -10, तो ये बन गया 1। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो ये क्या बन गया -70 + 99 एंड -105। इज दैट ओके? तो यहां से आ गया -70 देन +99 एंड यहां से आ जाएगा -105, आई थिंक यही आएगा, नहीं 115। तो यहां से ये हम लोगों को दिख रहा है भाई, ये आ गया मेरे पास -16, तो ये क्या बन गया -86। इज दैट ओके? और ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट में बढ़े तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 देन दिस इज +55 एंड देन दिस इज -65, तो ये बन गया -10 और +7, तो ये क्या बन गया 3। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा आंसर आ चुका है मेरे ख्याल से। आप लोगों को नजर आ रहा है कि भाई 1/35 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, और जैसे हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद यहां से x y z की वैल्यूज आ गई, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ जी, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अरे तो आंसर तो ये है हमारे पास, और हमारा कुछ और ही आई जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दी भाई हमने। ढूंढो जरा कहां गड़बड़ करी है, सबसे पहले चेक करें जरा कहां गड़बड़ हुई है। डिटर्मिनेंट में तो नहीं गड़बड़ हो गई, 2 × 0 देन -+3 इंटू -6 + 4। ओहो यहां गड़बड़ हो गई है भाई, ये देखो यहां पे हमने गड़बड़ कर दी है। अगर तुम ध्यान से देखो
तो ये +3 इंटू, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये बनेगा -6 + 4 यानी कि -2 एंड ऑफ कोर्स ये प्लस, तो यहां से ये जो बनेगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें इसमें गड़बड़ हुई है, तो ये बन जाएगा -6 + 5 यानी कि क्या बन जाएगा -1। खैर स्टिल बच गए, नॉन जीरो अभी भी है। इज दैट ओके? और अगर आप ध्यान से देखो गलती हुई है, और भी कहीं गलती हुई है, हाँ, इसी एलिमेंट में हुई होगी। देखो हमने ये जो A12 जो इसका जो हमने कोफैक्टर निकाला इसी में हमसे गलती हुई होगी। देखो -6 + 4, तो ये बनना था -6 + 4 इज -2, तो यहां पे आना था हमारे पास -2। तो भाई इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ये आ गया इसकी पावर में 3 और यहां पे आ गया -2, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा 2। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें यहां पे एक गड़बड़ हो गई हमसे, दैट इज दिस वन, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास -2, तो ये बन जाएगा 2। इज दैट ओके? और अब यहां भी हमसे गलती हो गई है, तो यहां पे भी ये आ जाएगा मेरे पास। भाई बड़ी सीधी सी बात है, तो ये इसको भी ठीक करते हैं हम लोग। दिस इज 0, 2 एंड 1। इज दैट ओके? और यहां से भी अगर हम देखें तो ये अब हमने गलती कर दी, यहां पे ऑब्वियसली ये आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज ऑफ कोर्स -1। गलती पकड़ी गई, देखो ध्यान से। और यहां पे आ जाएगा मेरे पास 0, 2 एंड 1। दिस इज 2 बेसिकली। तो यहां से अब अगर हम ध्यान दें, यहां से हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये बाकी सारा वैसे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें, भाई गलती हो गई हमसे, कोई बात नहीं, उसको ठीक करते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, एक्स मैट्रिक्स आ गया मेरे पास, ये -1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बना, देखो 0, 1, -2, देन दिस इज -2, 9, -23, देन दिस इज -1, 5 एंड -13। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, मैट्रिक्स बी से, विच इज 7, -11 एंड ऑफ कोर्स -5। अब अगर हम देखें तो एक्स मैट्रिक्स, यानी कि एक्स मैट्रिक्स क्या था अब यहां पे हमारे पास, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स एक्स, वाई एंड जेड एंड इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखें, अब जल्दी से कर लेते हैं जरा, ये बना मेरे पास 0, -11 एंड ऑफ कोर्स ये क्या बन गया +10। तो 0, -11 +10 तो क्या बना -1। अब ठीक है आई थिंक। फिर उसके बाद यहां से अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, देखना जरा, -14, दिस इज -14 माइनस दिस इज ऑफ कोर्स 99, -99, और ये क्या बन गया मेरे पास +115। तो यहां से दिख रहा है भाई, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया मेरे पास -113 और ये बन गया प्लस, तो ये क्या बन गया मेरे पास 2। इज दैट ओके? और ये वाला एलिमेंट अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा भाई, दिस इज -7 ऑफ कोर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन दिस इज -55, दिस इज दिस एंड दिस इज +65, यानी ये, तो ये बन गया भाई 10 और -7, तो ये क्या बन जाएगा 3। तो अब यहां से अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो x की वैल्यू ऑफ कोर्स -1, y की वैल्यू 2 के बराबर और z की वैल्यू 3 के बराबर। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, जो कि हमारे पास आंसर में गिवन है। इज दैट ओके? तो गलती हो गई, ध्यान से भाई, तुम्हारे से भी हो सकती है, बी केयरफुल, गलती ना हो जाए ऐसे। इज दैट ओके? और गलती हो तो बता दिया करो यार। इज दैट ओके? चलिए खैर, तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। देखो इसके बड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन में मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया है। अब आप सबसे पहले इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूं और इसके कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं, क्योंकि इसमें भी 2-4 टाइप्स और हैं जो हमने यूज करनी है। बट जैसा मैंने कहा लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।